झारखंड की राजनीति में हलचल मचाने के बाद अब जयराम के निशाने पर कौन है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि बीते दिनों सदन में उन्होंने कुर्मी एसटी स्टेटस का मुद्दा उठाया है, जो सत्ता के गलियारे में हलचल मचा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरीय सहयोगी देवेंद्र कुमार और मैं आप सबका लाइव लगातार में स्वागत करती हूँ। कल की सदन की कार्रवाई में जिस प्रकार से जयराम महतो ने कुर्मी स्टेटस का मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी ही गंभीर संकेत दे रहे हैं और वो संकेत ऐसी है जो राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाने के लिए काफी है। तो आपका क्या मानना है देवेंद्र? निश्चित रूप से पद्मा, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं इसकी चर्चा आप ही नहीं पूरे झारखंड में है। दरअसल आप जो जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने पश्चिम बंगाल के कम से कम 15 विधानसभा पर अपने निगाहें जमाई है और अब आप पता होगा आज से करीबन 15 दिन पहले उन्होंने 11 विधानसभा के लिए अपने प्रभारियों की नियुक्ति की थी। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने कुर्मी स्टेटस के लिए गर्जना की है उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस कुर्मी स्टेटस के लिए प्रभात तारा मैदान में आज से करीबन 20 से 25 दिन पहले एक कुर्मी जाति की ओर से एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और तब उसमें भाजपा के नागेंद्र नाथ महतो तो पहुंचे थे, आंसू के देखा जाए तो लंबोदर महतो पहुंचे थे, पर टाइगर जयराम महतो नहीं पहुंचे थे। जी, ये बड़ा संकेत था और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस कुर्मी समाज की इतनी बड़ी रैली आयोजित हुई वहां से जयराम ने दूरी बनाई, लेकिन आज मतलब बीते दिन सदन की कार्रवाई में अचानक उन्होंने कुर्मी स्टेटस का मुद्दा उठाया और गर्जना कर दी, हुंकार भर दिया कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तो इसके क्या राजनीतिक निश्चित रूप से आप जो सवाल करना चाह रही हो एकदम बेहद साफ है कि आखिर जयराम महतो कुर्मी प्रभात तारा मैदान से दूरी बनाते हैं और बंगाल चुनाव की जब घोषणा होती है तो विधानसभा के अंदर से एसटी स्टेटस के लिए हुंकार भरते हैं। तो उनका इरादा क्या है? क्या वे झारखंड में जो कुर्मी समुदाय है उसे साधना चाह रहे हैं या बंगाल में जो कुर्मी समुदाय है उसे साधना चाह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और सभी के मन में यही प्रश्न है कि आखिर जयराम के निशाने पर कौन है, झारखंड के कुर्मी या बंगाल के कुर्मी, जो बंगाल चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। निश्चित तो मैं उसी ओर आ रहा था। देखिए पद्मा जी, आप समझिए कि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा इलाका कुर्मी डोमिनेटेड रहा है। आप मेदिनीपुर की बात कर सकते हैं, बांकुड़ा की बात कर सकते हैं, जंगल महल की बात कर सकते हैं, पुरुलिया की बात कर सकते हैं। इन तमाम इलाकों में मोर देन 50% कुर्मी जाति रहती है। हालांकि कुर्मी जाति अपने को जनजाति मानती है, पर मैं जाति शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि औपचारिक रूप से उन्हें जनजाति का दर्जा अभी नहीं मिला। उनकी यही लड़ाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा से ममता बनर्जी ने कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। झारखंड में यह प्रस्ताव अर्जुन मुंडा के जमाने में गया था, जो बाद में रघुवर दास जी के जमाने में वापस आया और ये मामला आज भी फंसा हुआ है। आज भी कुर्मी जनजाति की ओर से एसटी स्टेटस की मांग के लिए कभी रेल पटरी किया जाता है, रेल को बाधित किया जाता है, कभी आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा की जाती है। अभी आपने ठीक ही कहा कि अभी चंद दिन पहले ही प्रभात तारा मैदान में कुर्मी जनजाति की ओर से या उसके विभिन्न संगठनों की ओर से एक बहुत बड़ी रैली की आयोजन हुआ था और करीबन दावा तो किया गया था कि 60 से 70 हजार लोग वहां पहुंचेंगे, 5 लाख लोग पहुंचेंगे, पर करीबन 30 से 40 हजार लोगों की उपस्थिति जरूर हो गई थी। तो इतना साफ उस भीड़, प्रभात तारा मैदान की भीड़ से साफ है, यह इस बात का संकेत है कि झारखंड में कुर्मी जाति के अंदर जनजाति बनने की मांग कितनी प्रबल है। तो यही मांग पश्चिम बंगाल में भी है।
पश्चिम बंगाल में भी आपको पता होगा कि अजीत महतो लगातार वहां आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह यहाँ शीतल ओहदार जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, उसी तरह से वहां अजीत महतो मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आखिरकार हर मर्ज उभर कर आ रहा है कि टाइगर जयराम महतो ने इसी वक्त उन्हें एसटी स्टेटस की मांग के लिए विधानसभा को एसटी स्टेटस की मांग को क्यों चुना। इसके पहले भी सत्र हुआ तो उसमें उन्होंने आवाज नहीं उठाई। प्रभात तारा मैदान में जब उन्हें बुलाया गया था और ये कहा गया था कि सामाजिक आंदोलन है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए आमंत्रण है, लेकिन न तो सुदेश महतो पहुंचे ना जयराम महतो पहुंचे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि विधानसभा का बजट सत्र को जयराम महतो ने चुना। बातों तो बजट पर होनी चाहिए थी, शिक्षा पर होनी चाहिए थे, नियोजन पे होनी चाहिए थे, जो कर भी रहे थे। लेकिन अचानक से आप एसटी स्टेटस के सवाल को केंद्र में ले लाते हैं तो इसके पीछे कुछ खास मकसद तो होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से उनकी ओर से पश्चिम बंगाल में एक तैयारी की जा रही है, पश्चिम बंगाल में अपने पार्टी के स्पेस को फैलाने की कोशिश की जा रही है, जेल कैंप की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, कहीं न कहीं जयराम महतो पश्चिम बंगाल के जो कुर्मी समुदाय है उसे झारखंड विधानसभा से एड्रेस कर रहे थे। एड्रेस ये कर रहे थे कि ठीक है, तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, कोई कुर्मियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सुदेश महतो इससे कनी काटते दिख रहे हैं, ठीक है, शीतल लंबोदर महतो सामने आते हैं, पर पार्टी का कोई बड़िया चेहरा सामने नहीं आता है। आसू का तो प्रमुख चेहरा तो सुदेश महतो है। उसी तरह कांग्रेस में देखा जाए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो केशव महतो कमलेश है। केशव महतो कमलेश भी नहीं पहुंचे थे, सुदेश महतो भी नहीं पहुंचे, जयराम महतो भी नहीं पहुंचे थे, बात भी सत्य है। पर उनकी ओर से जिस तरह आसू की ओर से लंबोदर महतो पहुंचे थे तो जेल कैंप की ओर से देवेंद्र महतो पहुंचे थे। तो साफ है कि जयराम महतो ये समझना चाह रहे थे कि इस प्रभात तारा मैदान में सुदेश महतो की एंट्री होती है कि नहीं होती है, केशव महतो कमलेश की एंट्री होती है कि नहीं होती है। और चूंकि वो दोनों की एंट्री नहीं हुई इसलिए उनकी भी एंट्री नहीं हुई और उन्होंने देवेंद्र महतो को कहा जाओ तुम मोर्चा संभालो। लेकिन एक चीज और भी याद रखना चाहिए, देखिए हाल के दिनों में जब से विधानसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव से ही कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव में ही जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, देवेंद्र महतो ने रांची संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एसटी स्टेटस की मांग तेज हुई, कुर्मी जाति के विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से, और जयराम महतो ने जितनी जोर से हुंकार लगाई कि कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, और उसका जिस प्रखरता के साथ आदिवासी समाज की ओर से विरोध हुआ, आपको याद होगा कि पूरे झारखंड के अलग अलग इलाके से आदिवासी समुदाय इस मांग का विरोध कर रहे थे। उसी समय जयराम महतो को कुर्मी बेटा के रूप में ट्रैप करने की साजिश हो गई और दावा किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि कुर्मी जाति का जो आंदोलन चल रहा था, जो एसटी स्टेटस की मांग हो रही थी, इसके पीछे कहीं न कहीं एक प्लानिंग था आसू का, और उसकी कोशिश थी कि कहीं न कहीं जयराम महतो जो पिछड़ों की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं, आदिवासियों की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं, उन्हें कुर्मी जाति के नेता के रूप में फिक्स कर दिया जाए। तो जयराम महतो इस बात को लेकर अलर्ट जरूर थे। और देखिए यही कारण था कि प्रभात तारा मैदान से उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और जैसा कि मैंने कहा कि मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झारग्राम, जंगल महल, पुरुलिया, ये तमाम इलाकों में एक बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय के रहती है और करीबन 35 से 40 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां कुर्मी जाति ही तय करती है कि कौन विधानसभा पहुंचेगा। तो जब जयराम महतो को लगा कि यह सही वक्त है कि कुर्मी जाति का आइकॉन बना जाए, बिल्कुल ये माकूल अवसर है। किसी ने आसू की ओर से तिवारी महतो भी उसी सदन में मौजूद थे, वे चाहते तो मामले को उठा सकते थे, कांग्रेस के लोग थे वे चाहते तो उठा, किसी ने नहीं उठाया। पर जयराम महतो ने समझा कि भाई माकूल वक्त है, यदि बंगाल भेजना है तो इसकी आवाज हमें झारखंड से कहीं ना कहीं उन्होंने बंगाल की राजनीति में भी अपनी एक अघोषित या घोषित दखल घोषित दखल है। देखिए वहां जिस तरह से 35 से 40 सीटें कुर्मी बहुल है और कुर्मी जाति ही तय करेगा कि कौन
विधानसभा पहुंचेगा। तो 35-40 का जो सीटें होती है अपने आप में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां 40 विधानसभा नहीं है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक मिनी स्टेट है या स्टेट कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोई जयराम महतो चाहते हैं कि बिहार झारखंड से बाहर निकल करके अब पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को स्टेब्लिश करें, अपने चेहरे को स्टेब्लिश करें। आपका ये सवाल हो सकता है कि इसमें सफलता कितनी मिलेगी। बिल्कुल, क्या वही पूछने वाली एक पहला प्रयास है, प्रयास में ये जेल कैंप का पहली कोशिश है। इस बार जयराम महतो मापने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितने % वोट आता है। एक तो एक फायदा इससे हुआ कि एस्टेब्लिश हो जाएगा कि जिस तरह उन्होंने झारखंड में एक अच्छा वोट हासिल किया उसी तरह पश्चिम बंगाल में हासिल किया, तो पश्चिम बंगाल में तो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। सीटें कितनी आएंगी ये देखने की बात होगी, पर एक नंबर ऑफ वोट तो उन्हें प्राप्त होगा। दूसरी बात है कि जो 35 से 40 सीटें हैं उन्हें उनका वहां एक पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि भाई इससे नुकसान किसका होगा। जयराम महतो जिस तरह कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इसका नुकसान किसको होगा? यूपीए गवर्नमेंट को होगा, यानी कांग्रेस और ममता बनर्जी को होगा, या भाजपा को होगा? क्योंकि कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों अलग लड़ रहे हैं वहां। इस नाते भी कहा जा रहा है, कई लोग दावा कर रहे हैं कि इनका वोट बिखरेगा। तो क्या जयराम महतो एक और वोट बिहार को यूपीए खेमा से अलग करने जा रहे हैं? लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात होगी कि वो जो कुर्मी वोटर हैं परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर हैं। तो जयराम महतो एक 30 या 35 सीट जहां भी नुकसान करेंगे, जितना भी वोट हासिल करेंगे, आखिरकार वो वोट भाजपा का ही कटेगा। तो ये भाजपा के लिए भी एक चुनौती होगी। जिस तरह भाजपा के उन्मूलन में उन्होंने झारखंड में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, कहीं जयराम महतो वही भूमिका का निर्वाह करने पश्चिम बंगाल को निकलने पड़े हैं। ये प्राइमरी तौर पर लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा? इस बार विधानसभा को छोड़ दीजिए, अगले विधानसभा में आप जाएंगे या लोकसभा में जाएंगे और यदि 15 या 20 विधानसभा में जयराम महतो या 12 विधानसभा में जयराम महतो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट लाने में सफल हो जाते हैं, या 70,000, 60,000 वोट लाने में सफल हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई सवाल नहीं उठाएगा कि जयराम महतो के वहां पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है जी। तो निश्चित रूप से कल की जो गर्जना है जयराम महतो की, वो झारखंड के कुर्मियों के लिए नहीं, वो बंगाल के कुर्मियों के लिए है कि देखो झारखंड का ये टाइगर अब बंगाल में एंट्री कर रहा है। और जो बंगाल की शेरनी है ममता बनर्जी, अब उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, उनकी इस बोर्ड के बंटवारे से भाजपा को नुकसान हो सकता है, पर ममता बनर्जी का किला भी सदा और सदैव के लिए अभेद नहीं रहेगा। ये झारखंड का एक लड़का जाकर के बंगाल में अपना पताका आज नहीं तो कल फहराएगा। इस बार पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार होगी और अगला बार वह किला भेजेगा। बिल्कुल। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को देखा जाए, हम अपने झारखंड के विधानसभा में जो हो चुके हैं चुनाव 2024 की, उसको भी देखें। अगर हम पिछले विधानसभा के चुनाव पे नजर डालें तो देखेंगे कि इससे सबसे भारी नुकसान आजसू को हुआ है। तो बंगाल में आजसू की तो ऐसी कोई एंट्री है नहीं अभी तक, लेकिन आपने बहुत गंभीर सवाल। देखिए, आज आप ठीक जिस ओर जा रहे हैं, बंगाल में जेल कैंप से पहले जयराम महतो से पहले आजसू वहां अपनी सक्रियता शुरू कर चुकी थी। अच्छा। आजसू बीच में तो सुदेश महतो के बारे में एक खबर भी चली थी कि वे वहां के नागरिकता ले रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बाद में बातें आई गई हो गई, लेकिन ये आजसू की कोशिश हमेशा रही है कि पश्चिम बंगाल के उस किले, उस हिस्से को जो मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झारग्राम, या के उनकी पॉलिटिक्स है, आज तक के 2.5 दशक के राजनीतिक जीवन में आजसू ने कभी वहां सफलता हासिल नहीं। लेकिन जयराम महतो बेहद कम समय में विधानसभा चुनाव में तक तो झारखंड में फंसे हुए थे, विधानसभा चुनाव के बाद वो फुर्सत का पल मिलता है, उसके बाद उनकी कोशिश पश्चिम बंगाल में शुरू होती है। और इसी साल 1.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने इतनी जमीन तो तैयार कर ली
जिस तरह जयराम महतो का उदय के बाद झारखंड से आंसू का पराभव का सामना करना पड़ा, एक जो स्पेस बचा हुआ था पश्चिम बंगाल, उस स्पेस पर भी जयराम महतो ने कब्जा कर लिया। कहीं न कहीं जयराम महतो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आजसू को रिप्लेस ही कर देंगे राजनीति से, ऐसी संभावना है। निश्चित रूप से रिप्लेस, झारखंड में तो कहा जा सकता है कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया। आप एक कह सकते हैं कि आंसू के भी एक विधायक हैं, जयराम महतो दिया, जेलकेम के भी एक विधायक है, पर यह देखना होगा ना, आंसू 2.5 दशक पुरानी पार्टी है, 3 दशक पुरानी पार्टी है, आज वह एक विधायक उसके पास है और उस विधायक की भी जीत 200 और 200 वोट से हुई है। जयराम महतो कम से कम 1 दर्जन सीटों पर हार और जीत तय करने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। 5 से 6 स्थान जब विधानसभा में वो सेकंड रनर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका दायरा तो बढ़ गया, और बढ़ा इसलिए कि जयराम महतो ये एस्टेब्लिश करने में सफल रहे कि कुर्मी जाति की जो राजनीतिक आकांक्षा आज से नहीं, विनोद बिहारी महतो के जमाने से रही है कि उसका भी सीएम हो। झारखंड में सीएम सिर्फ आदिवासी समुदाय से क्यों, जबकि झारखंड के निर्माण में विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो, निर्मल महतो, तमाम लोगों की एक लंबा योगदान रहा है, तो उन्हें उनके बलिदान के बदले में क्या मिला? और यही सवाल आपने ठीक याद दिला, यही सवाल कल विधानसभा के अंदर जयराम महतो ने भी उठाया। उन्होंने पूछा और शक जाहिर की कि जिस तरह विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, इन लोग खासकर निर्मल महतो की जो शहादत हुई है, सत्यनाथ महतो की शहादत हुई है, सुनील महतो की शहादत हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कंस्पायरेसी थी, पॉलिटिकल कंस्पायरेसी था। इनका मर्डर कोई मर्डर नहीं था, एक राजनीतिक प्रयोग था। और याद कीजिए, कल विधानसभा के अंदर जयराम महतो 3 मुद्दे उठाते हैं। 1932 का खतियान, कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस की मांग, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं, उनका आकलन आता है कि कुर्मी जाति के जो बड़े आइकॉन थे, उनका जो सफाया हुआ, उसके पीछे पॉलिटिकल कंस्पायरेसी थी। तो साफ संकेत कुर्मी जाति को दे रहे हैं कि यदि कुर्मियों की कोई आवाज है, कुर्मी की कोई बुलंद आवाज है, तो जयराम महतो है, कहीं कोई नहीं है। यदि होता इस बीच प्रभात तारा मैदान से आज तक जो 1 महीने का समय बीता, इसमें आंसू भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकती थी, कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आखिरकार जयराम महतो सामने आते हैं, विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं कुर्मी जाति के लिए, तो इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो जयराम महतो यहाँ कर रहे हैं, एड्रेस पश्चिम बंगाल के कुर्मियों को कर रहे हैं? और मेदिनी और प्रभात तारा मैदान में जो प्रोग्राम हुआ, तो हम सब पश्चिम बंगाल के भी लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आने वाले पश्चिम बंगाल का चुनाव जो होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जयराम की हुंकार जो है वो झारखंड से अधिक पश्चिम बंगाल में सुनाई देगी, और जिसका नतीजा भी हमें चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगा। बहरहाल हम अभी अपनी चर्चाओं को विराम देते हुए देवेंद्र नाथ जी का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपके साथ नई चर्चा, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।